बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 41 मुलाहिज़ा फरमाएं। कंपाउंड में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में मिस्टर डोल ताई की उस फिल्म की नुमाइश का मकसद दूसरों को वार्निंग देना था कि अगर किसी के ज़हन में बगावत का ख्याल हो तो वो उसे भूल जाए। और फिर दारा ने वहां कर लोगों में बेचैनी फैला दी। वो खुलकर धमकियां देता और लोगों को हिरासा करता। और आज जो कुछ भी हुआ वो जिस तरह मेरे लिए बायसे इत्मीनान साबित हुआ है, कल आश्रम में आतिश ज़दगी की खबर पढ़कर दूसरे लोग भी इत्मीनान का सांस लेंगे। क्या तुम्हारे शोर ने वहां जाने पर कोई एतराज नहीं किया था? जानकी देवी ने उसके खामोश होने पर पूछा। अगर मेरा शोर होता तो शायद मैं उस तरफ का रुख भी ना करती, हिप लिविंग ने गहरा सांस लेते हुए कहा। 2 साल पहले मेरे शोर का इंतकाल हो गया था। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। थाई वांग मुझे स्वामी रघुनाथ के आश्रम के बारे में बहुत कुछ बता चुकी थी, लेकिन हिप लिविंग ने जो इंकशाफात किए थे वो बड़े सनसनीखेज थे। मैंने डॉक्टर जानकी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। उसका ताल्लुक जिंदगी के एक मुअज़्ज़ज़ शोबे से था। मुआशरे में उसकी इज्जत थी, लेकिन मेरे कहने पर वो बेड़ियों के गोल में जाने को तैयार हो गई थी। और ये उसकी खुशकिस्मती थी कि सही सलामत वहां से निकल आई थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो शायद मैं अपने आप को माफ ना कर पाता। मैंने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। इस वक्त रात का 1 बजने वाला था। अचानक मुझे ख्याल आया कि कांग और उसके साथी महाराज के पास पहुंच चुके होंगे। हमें तो उनसे पहले वहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन हम इत्मीनान से यहाँ बैठे थे और मुझे यकीन था कि महाराज परेशान होंगे। मैंने इधर उधर देखा। एक तरफ स्टैंड पर टेलीफोन सेट रखा हुआ था। क्या मैं फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? मैंने हिप लिविंग से पूछा। जरूर, क्यों नहीं। हिप लिविंग मुझसे पहले उठ गई और टेलीफोन उठाकर मेरे करीब सोफे पर रख दिया। उसका तार खासा लंबा था। मैंने रिसीवर उठाकर वार्ड ट्रिमिट का वो नंबर मिलाया जिस पर महाराज से बात हो सकती थी। कॉल फौरन रिसीव कर ली गई, लेकिन वो आवाज महाराज की न थी। मैं वहीदान बोल रहा हूँ, महाराज से बात करनी है। मैंने कहा। ओह वहीदान, मैं कांग हूँ। कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हें तो हमसे पहले यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। हमें एक हमदर्द खातून मिल गई थी जो हमें अपने घर ले आई। मैंने कहा। वैसे प्रसाद की हालत ठीक नहीं है, उसे फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत थी। 1 मिनट, महाराज से बात करो, दूसरी तरफ से कहा गया। तकरीबन 1 मिनट खामोशी रही, फिर महाराज की आवाज सुनाई दी। मैं खामोशी से सुनता रहा और फिर मैंने गहरा सांस लेते हुए फोन रख दिया। क्या हुआ? जानकी ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। महाराज ने हुक्म दिया है कि हम फौरन उसके पास पहुंच जाएं। मैंने कहा। मगर प्रसाद सो रहा है, अगर उसे उठाकर ले जाया गया तो उसकी तकलीफ बढ़ जाएगी। ये बात हिप लिविंग ने कही थी। अगर कोई खतरा ना हो तो हम उसे यहीं छोड़ जाते हैं। कल दिन में किसी वक्त कांग को भेजकर उसे बुलवा लेंगे। वैसे कल तुम्हारी कोई मसरूफियत तो नहीं? मैंने कहा। मैं तो कम से कम 1 हफ्ते तक यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगी, हिप लिविंग ने जवाब दिया। और मेरे ख्याल में प्रसाद को यहाँ कोई खतरा नहीं। वैसे भी इसे 2-4 दिन आराम की जरूरत है। तो फिर ठीक है, मैंने उठते हुए कहा। हम तुम्हारी गाड़ी ले जा रहे हैं, सुबह कांग वापस पहुंचा देगा। मैंने प्रसाद वाले कमरे में झांक कर देखा। वो ख्वाब और दवा के जेर असर गहरी नींद में था। गाड़ी का दरवाजा लॉक नहीं था, चाबी भी इग्निशन में लगी हुई थी। मैंने अभी तक ड्राइविंग नहीं सीखी थी, इसलिए ड्राइविंग सीट डॉक्टर जानकी ही को संभालनी पड़ी। मैं पैसेंजर सीट पर बैठने लगा तो मेरी नजरें डैशबोर्ड पर रखे हुए 2 पिस्तौलों की तरफ उठ गई। एक जानकी का पिस्तौल था और दूसरा दारा का, जो जानकी ने सड़क पर से उठा लिया था। मैंने दारा वाला पिस्तौल उठाकर हिप लिविंग की तरफ बढ़ा दिया। रख लो, शायद किसी वक्त इसकी जरूरत पड़ जाए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसने पिस्तौल ले लिया। जानकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर चुकी थी। हिप लिविंग ने गेट खोल दिया और जानकी गाड़ी को गेट से निकाल कर बाहर ले आई। हमें वार्ड ट्रीटमेंट पहुंचने में आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगा। हमें फौरन उस कमरे में पहुंचा दिया गया जहां नवीता और थाई वांग मौजूद थी। थाई वांग गहरी नजरों से मेरा जायजा ले रही थी, जैसे यकीन कर लेना चाहती हो कि मेरी कोई टूट फूट तो नहीं हुई। महाराज बहुत गुस्से में हैं। वो थाई वांग कुछ कहना चाहती थी, लेकिन दरवाजे की तरफ देखकर खामोश हो गई। मैंने मुड़कर देखा। महाराज मसरूचन और कांग के साथ कमरे में दाखिल हो रहे थे। मैंने जल्दी से आगे झुककर उन्हें ताज़ीम दी, खुसूसन मार्शल आर्ट्स की क्लास का सलाम किया और मोदबाना अंदाज में खड़ा हो गया। महाराज चलने में गहरी नजरों से मेरी तरफ देखते रहे, फिर बोले। मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हारी जबान से तफसील सुनना चाहता हूँ। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो गुस्से में होते तो उनका लहजा मुख्तलिफ होता। मैं चलने में खामोश रहा, फिर तफसील से सब कुछ बताने लगा। मैंने महाराज को वो बातें भी बता दी जो हिप लिविंग से मालूम हुई थी। ये तो सब जानते थे कि रघुनाथ का आश्रम अयाशी और बदकारी का अड्डा है। वो ऐसे नजरियात का प्रचार कर रहा है जो माशरे को तबाह कर सकते हैं। उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकी कि हुकूमत के बाद बड़े बड़े ओहदेदार उसके हल्का अकीदत में शामिल है। मैंने शायद गलत कह दिया। वो उसके जाल में फंसे हुए थे। वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा था। और दारा ने उसकी किसी कमजोरी से फायदा उठाते हुए उसे अपने जाल में फंसा लिया था। और आश्रम का सारा निजाम एक तरह से उसने संभाल रखा था। वो लोगों को खुलकर धमकियां दे रहा था। आपने मिसेस डोल ताई नामी किसी औरत के बारे में सुना होगा जो एक आला सरकारी ओहदे पर फाइज थी।
वो भी उसके हाथों ब्लैकमेल थी। दारा ने आश्रम के कंपाउंड में सैकड़ों लोगों को उसकी उरियां फिल्म दिखाई थी और अगले रोज मिसेस डोल ताई ने खुदकशी कर ली। लोगों में दारा के खिलाफ इश्तियाल फैल रहा था। आज उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और हंगामा उठ खड़ा हुआ। किसी दिल जले ने आश्रम की इमारत को आग लगा दी और वह सब कुछ जल कर राख हो गया। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, महाराज ने कहा। शायद मैंने सर हिला दिया। स्वामी रघुनाथ उस वक्त तय खाने में था। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि वो बच निकलने में कामयाब हो गया या जल मरा, लेकिन दारा भाग निकला। मुझे खुशी है कि तुम्हारी वजह से बदकारी का वो अड्डा खत्म हो गया जिसके लिए लोग अरसे से शोर मचा रहे थे, लेकिन हुक्काम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। और उसकी वजह मैं पहले भी समझता था और अब उसकी तस्दीक भी हो गई। महाराज चंद को खामोश हुए, फिर बोले, बदकारी का अभी एक अड्डा खत्म हुआ है, अभी बहुत सी बुराइयां हैं जिनका खात्मा करना है। मैंने तुम्हें इसलिए अडॉप्ट किया था कि तुम्हें इन बुराइयों को मुकाबला करने के लिए तैयार कर सको। तुम खुद इन बुराइयों का शिकार हो चुके हो, इसलिए तुम इस बात का अंदाजा ज्यादा बेहतर तौर पर लगा सकते हो कि कोई बुराई किसी दूसरे की जिंदगी को किस तरह मुतासर कर सकती है। वो खामोश होकर थाई वांग वगैरह की तरफ देखने लगा। तुम में वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जिनको बरवेकार लाकर तुम बदकारी का मुकाबला कर सकते हो, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर की उन सलाहियतों को मजीद उभारने की जरूरत है और अंदर की उन सलाहियतों को उस फन से उभारा जा सकता है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। मार्शल आर्ट सिर्फ हाथ पैर चलाने का नाम नहीं, इसमें जहन भी पूरी तरह मुलव्वस होता है। तुम्हारी ट्रेनिंग अभी मुकम्मल नहीं हुई, अभी तो बड़ी तपस्या की जरूरत है तुम्हें। अभी तो तुम्हारा इब्तदाई मरहला भी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन इस मरहले में भी तुमने जो कुछ किया है वो काबिले तारीफ है। मैं तुम्हें चश्मे तसव्वुर से बहुत ऊपर देख रहा हूँ और तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हें उन जैसी साथी मिली हैं। जवान और हसीन औरतें आमतौर पर तुम जैसे नौजवानों को गुनाह की तरफ रागब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनसे तुम्हें सच्ची और बेलोस मोहब्बत मिली है। ये तुम्हें कितना चाहती हैं मैं इसका अंदाजा लगा चुका हूँ। इनके दिलों में तुम्हारे लिए किसी तरह का भी खोट नहीं, प्यार ही प्यार है, सच्चा और खरा प्यार। और तुम्हारा वो दोस्त रामन प्रसाद। महाराज एक बार फिर खामोश हो गए। मैंने थाई वांग और डॉक्टर जानकी देवी की तरफ देखा। महाराज की इस तारीफ से उनके चेहरे सुर्ख हो गए थे। क्या हुआ, उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई? महाराज ने अपनी बात मुकम्मल कर दी। उसके टखने में मोच आ गई थी, मैंने जवाब दिया। हिपलिंग ने जोड़ बिठाकर ड्रेसिंग कर दी। वो इस वक्त पुरसुकून नींद में सो रहा था, इसलिए मैंने उसे जगाना और साथ लाना मुनासिब नहीं समझा। ठीक है, कांग सुबह जाकर उसे देख आएगा और उसका भी पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। वैसे महाराज ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, क्या नाम है उस औरत का? हिपलिंग। हाँ हिपलिंग। उससे तुम्हारा कितना पुराना ताल्लुक है? चंद घंटों का। वो तुम्हारा साथ देने पर तैयार क्यों हुई? तुम लोगों को अपने घर में पनाह क्यों थी? उसने तुम्हें पहचान लिया था। अगर तुम्हारे अंदर की सच्चाई को पहचान लिया था, उस जैसे लोग सच्चाई का साथ देने के लिए खतरात की परवाह नहीं करते। तुम्हारी नीयत में फतूर होता, तुम में बुराई होती, सच्चाई का फुकदान होता, तो तुम्हें ये मोहब्बतें और चाहतें ना मिलती। मेरी बात समझ रही हो ना? समझ रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। ठीक है, अपने अंदर की स्पिरिट को बेदार रखो, कीप इट अप। वैसे तुम अपनी चीज इंसान के वजूद में पाई जाने वाली एक पोशीदा व नादीदा पुरस्रार कुव्वत, जिसके बल बोते पर मुहैयर अल अकूल कारनामे सर अंजाम दिए जा सकते हैं, की ट्रेनिंग कब शुरू कर रहे हो? महाराज ने कहा। जब आप हुक्म करें महाराज, मैंने कहा। ठीक है, 2-4 दिन बाद मैं खुद तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करूंगा, महाराज ने कहा। फिर मोहब्बत भरी नजरों से थाई वांग वगैरह की तरफ देखा और रुखसत हो गए। दरवाजे से बाहर निकलते हुए मास्टर हुचन ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और मैंने खेत अंदाज में आंख मारकर मुस्कुरा दिया। उनके जाते ही थाई वांग ने दौड़कर दरवाजा बंद कर दिया और मुड़कर चंद में अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखती रही। इससे पहले कि मैं उसकी नजरों का मतलब समझ सकता, वो दौड़कर मुझसे लिपट गई। मेरी पेशानी और गालों पर उसने बोसों की बारिश कर दी। मैं गड़बड़ाकर पीछे हटता हुआ पुष्ट के बल बेड पर गिर गया। थाई वांग भी मेरे ऊपर गिरी, उसने मुझे छोड़ा नहीं। मेरे चेहरे पर बहुत से शब्द करती रही और डॉक्टर जानकी देवी और नवीता एक तरफ खड़ी कह के लगाती रही। ओह अरे थाई पागल हो गई हो क्या? मैं उसके बोझ तले दबा चीख रहा था। हाँ मैं वाकई पागल हो गई हूँ। थाई ने सर उठाकर मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, सुना नहीं तुमने क्या कहा था? महाराज ने, मार्शल आर्ट की दुनिया का सबसे अजीम आदमी तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहा था। अगर महाराज का ख्याल ना होता तो मैं उसी वक्त तुम्हें दबोच लेती। अच्छा अब तो छोड़ दो, मैंने कहा। थाई वांग ने मुझे छोड़ दिया। उसका चेहरा सुर्ख था। महाराज ने ठीक ही कहा था, मैं वाकई ही खुशकिस्मत था कि मुझे थाई वांग और डॉक्टर जानकी देवी जैसी मोहब्बत करने वाली खवातीन मिली थी। इनकी मोहब्बत खरी थी, ये मुझे मैली आंख से नहीं देखती थी। बैरसे से थाई वांग के साथ था। इसने कभी ऐसी कोई कोशिश या हरकत नहीं की थी जिससे मैं कोई गलत मतलब अखज करता। ये उसकी मोहब्बत की सच्चाई ही थी कि महाराज से मेरी तारीफ सुनकर जानकी और नवीता की मौजूदगी की परवाह किए बगैर वो मुझसे लिपट गई थी। मैं बेड से उठकर कुर्सी पर बैठ गया। जानकी देवी और नवीता भी कुर्सी पर बैठ चुकी थी। अगरचे रात के 2:30 बज चुके थे, लेकिन नींद हम में से किसी को नहीं आ रही थी। आज के वाक़े के बाद तो मुझे और जानकी देवी को नींद नहीं आनी चाहिए थी। हम जितनी देर आश्रम में रहे, मौत से आंख मचोली खेलते रहे।
अगर वहां मौजूद 300-400 लोग हंगामा ना खड़ा कर देते तो हमारे लिए वहां से निकलना मुश्किल हो जाता। वो तो हमें यहाँ आकर पता चला कि मुझे और प्रसाद को आश्रम में जाने की इजाजत देने के बाद महाराज ने कांग और उसके साथ 2 लड़कों को भी वहां भेज दिया था, ताकि अगर हम किसी मुसीबत में फंस जाएं तो वो हमारी मदद कर सके। लेकिन वहां हंगामा हो जाने की वजह से वो हमारी कोई मदद नहीं कर सके थे। और वैसे भी वहां सब लोग हुड पहने हुए थे, हमारे भी चेहरे छुपे हुए थे, शिनाख्त करना मुमकिन नहीं था। अलबत्ता आश्रम से निकलते वक्त हमने हुड उतार फेंके और दीवार फलांग कर बाहर आ गए। कांग वगैरह ने हमें उस वक्त देखा जब हम हिप लियोंग की कार में वहां से निकल रहे थे, और फिर दारा को भी एक कार में वहां से निकलते देखकर उन्हें खतरे का एहसास हुआ था। मुझे जानकी देवी पर हैरत थी। दान पांसी ये औरत अपनी जिंदगी खतरे में डालकर दारा जैसे बदमाश से भिड़ गई थी और उसे आखिर वक्त तक रोके रखा था। क्या तुम्हें अंदाजा है कि दारा वहां से फरार होकर कहाँ गया होगा? थाई वांग की आवाज सुनकर मैं अपने ख्यालात से चौंक गया। पेड्रो के पास जाने के सिवा और कहाँ जा सकता है? मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला और फिर मैं खुद भी अपनी जगह से उछल पड़ा। वही गया होगा, इसके सिवा वो और कहीं नहीं जा सकता। वही उसकी आखिरी उम्मीद है। काश मैं उसे देख सकती। थाई गहरा सांस लेते हुए बोली। उसकी हालत काबिले दीद होगी, वो अपनी बोटियां नोच रहा होगा। मगर फिक्र मत करो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसे इस हालत में जरूर देखोगी। काश वो दिन जल्दी आए, थाई वांग ने कहा। तुम यहाँ बैठी उस दिन का इंतजार करती रहो, मैं तो सोने जा रही हूँ। सर में बहुत शिद्दत का दर्द हो रहा है, डॉक्टर जानकी देवी ने उठते हुए कहा। उसके सर में दर्द तो होना ही चाहिए था। दारा ने उसे बालू से पकड़कर खूब घसीटा था। उसका ऊपर का होंठ भी सूजा हुआ था। ओह, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा था कि तुम लोग एक बहुत बड़ा मार्का सर करके आए हो, थाई वांग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। ऐसा करो, तुम और नवीता साथ वाले कमरे में जाकर सो जाओ, मैं भी वहीदान से कुछ बातें करूंगी। अच्छी तरह चेक कर लेना कहीं टूट फूट तो नहीं हुई इसकी, जानकी ने मानी खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। सिर्फ जबड़ा सूजा हुआ है, शायद गलती से उनमें से किसी का हाथ लग गया था। जानकी और नवीता दूसरे कमरे में चली गई। थाई वांग ने उठकर दरवाजा बंद किया और मेरे सामने आकर एक बार फिर गहरी नजरों से मुझे देखने लगी। तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी जो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो? वो बोली। नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। सिर्फ जबड़े पर एक हाथ पड़ गया था, इसके सिवा मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आओ यहाँ आराम से बैठ जाओ। थाई ने बेड की तरफ इशारा किया। मैं बेड की पूंछ से टेक लगाकर नीम दराज हो गया। इस वक्त वाकई मुझे थकन सी महसूस हो रही थी, गुनूदगी सी तारी हो रही थी। थाई वांग मेरे सामने बैठी हुई थी और न जाने मेरा दिल क्यों चाहने लगा कि मैं उसकी गोद में सर रखकर सो जाऊं, और फिर मैं अपनी इस ख्वाहिश पर काबू ना पा सका। मैंने आगे झुककर अपना सर थाई वांग की गोद में रख दिया और टांगे बेड पर फैला दी। थाई ने बेड की पूंछ से टेक लगा ली और मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। मैं अजीब सा सुकून महसूस करने लगा। थाई वांग कुछ कह रही थी, वो मुझसे बातें कर रही थी, लेकिन मेरी आंखें बंद होती जा रही थी और फिर मैं सो गया। आंख खुली तो खिड़की से आने वाली धूप कमरे में फैली हुई थी। मैं बहुत गहरी नींद सोया था। आंख खुलने पर चंद सेकंड तक तो मैं समझ नहीं सका कि कहाँ हूँ। आहिस्ता आहिस्ता हवास बहाल हुए तो मुझे सब कुछ याद आ गया और फिर दूसरे ही लम्हे मैं चौंक गया। मेरा सर थाई वांग की गोद में रखा हुआ था। वो उसी तरह बैठे बैठे बेड की पूंछ से टेक लगाए सो रही थी। उसका एक हाथ मेरे सीने पर था। ये कैसी औरत थी जो रात भर इसी तरह बैठी रही थी? उसने अपनी जगह से हरकत भी नहीं की थी कि मेरा सर उसकी गोद से हट जाएगा या मेरी नींद खराब हो जाएगी। मेरे दिल में अजीब सा एहसास जाग उठा। कई बार ऐसा हुआ था उसने अपने आप को मेरे लिए तकलीफ में डाला था, लेकिन मैं उसकी मोहब्बत को अभी तक कोई नाम नहीं दे सका था। बस इतना जानता था कि वो मुझे बहुत चाहती थी। अगर उसका बस चलता तो एक लम्हे को भी मुझे अपने से अलग ना होने देती। ये भी उसकी चाहत का एक अंदाज था कि मेरा सर अपनी गोद में रखे रात भर बैठी जागती रही थी और मैं गहरी नींद सोता रहा था। मैंने बड़ी आहिस्ते से उसका हाथ अपने सीने से हटाया और फिर जैसे ही अपना सर उसकी गोद से उठाना चाहा, वो हड़बड़ा सी गई और मेरे सर को दोबारा गोद में रख लिया। उसका हाथ एक बार फिर मेरे सीने पर टिक गया। ये हरकत उससे नींद में सरजद हुई थी। थाई, मैंने उसका हाथ हटाते हुए होले से पुकारा। उसने एकदम आंखें खोल दी। ओह, तुम जाग गए? सो जाओ, अभी बहुत रात बाकी है। रात तो गुजर गई, दिन निकला हुआ है। वो देखो, धूप कमरे में आ रही है। मैंने आहिस्ते से उठते हुए कहा। तुम रात भर इसी तरह बैठी रही हो, सोई क्यों नहीं? सो तो रही थी, उसने जवाब दिया। थाई, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। तुम मुझे क्या समझती हो? इस सवाल का जवाब तो मैं भी नहीं जानती, थाई ने जवाब दिया। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। सामने पातों को देखकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। ये वार्ड की वही नौजवान और हसीन राबा थी जिससे सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई थी। हेलो लिटिल मास्टर, वो मुस्कुराई। 10 बज रहे हैं, तुम लोग नाश्ता नहीं करोगे? लिटिल मास्टर, मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। यस, पातों के होंठों की मुस्कुराहट गहरी होगी। महाराज का हुक्म है कि आइंदा तुम्हें इसी नाम से पुकारा जाए। बहरहाल तुम लोग 10-15 मिनट में खाने के कमरे में आ जाओ। पातोंग मुस्कुराती हुई चली गई।
मैंने मुड़कर कमरे में देखा, थाई वांग बेड पर मौजूद नहीं थी। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मैं कुर्सी पर बैठ गया और फिर तकरीबन 20 मिनट बाद हम सब खाने के कमरे में मौजूद थे। वहाँ 5-6 बख्शू भी एक मेज के गिर्द बैठे नाश्ता कर रहे थे। पातुंग ने हमारे सामने नाश्ता लाकर रख दिया और खुद भी हमारे साथ बैठ गई। 2 बख्शू कुछ देर बाद प्लेटें साफ करके डकार लेते हुए बाहर चले गए। मैं उन बख्शू की खुराक जानता था। उन्होंने डट कर खाया होगा और दोपहर को इससे भी ज्यादा डट कर खाएंगे। ये बख्शू लोग सुबह और दोपहर ही को खाना खाते थे, रात का खाना ये लोग नहीं खाते थे। बुद्ध मजहब का कोई शख्स अगर बख्शू बनना चाहता है तो उसे चंद शराइत की पाबंदी करनी पड़ती थी, जिनमें एक शर्त यह भी थी कि दोपहर के खाने के बाद वो कोई ऐसी चीज नहीं खाएंगे जिससे पेट भरता हो। लेकिन मैंने बहुत से बख्शुओं को रात को भी खूब डट कर खाना खाते हुए देखा था। जब पहली ट्रेनिंग के लिए मुझे पहाड़ी वाले वार्ड बुद्धा की इबादत गाह में भेजा गया था तो वहां मैंने तमाम बख्शुओं को रात का खाना खाते हुए देखा था और जंगल वाले कैंप में भी सारे ही बख्शु खाना खाते थे। नाश्ता करने के बाद हमने काफी भी वहीं बैठकर पी। यहाँ कोई अखबार मिलेगा या बाहर से मंगवाना पड़ेगा? मैंने पातुंग से पूछा। तुम लोग अपने कमरे में चलो, मैं लेकर आती हूँ, पातुंग ने कहा। हम वहां से उठकर थाई वांग वाले कमरे में आ गए। तकरीबन 10 मिनट बाद पातुंग अखबार लेकर आ गई। अखबार थाई जबान का था। ये जबान में बोलने और समझने तो लगा था लेकिन पढ़ना बिल्कुल नहीं जानता था। अखबार के पहले ही सफे पर तस्वीरें देखकर मैं अखबार की हेडलाइन का मतन समझ गया। एक तस्वीर जलते हुए आश्रम की थी, कुछ तस्वीरें जली हुई गाड़ियों की थी और 3 तस्वीरें लाशों की थी। एक मर्द और 2 औरतों की लाशें थी जिनके चेहरे पहचाने नहीं जा रहे थे। मैंने अखबार पढ़कर थाई वांग को दे दिया। पढ़कर बताओ क्या लिखा है? थाई वांग ने अखबार अपने सामने फैला लिया। डॉक्टर जानकी और नवीता भी उस पर झुकी हुई थी। अखबार की हेडलाइन तो थी ही आश्रम की आतिशज़दगी के बारे में। सफ़े अव्वल पर और भी छोटी बड़ी लातादाद खबरें उसी हवाले से थी। थाई वांग ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। अखबार उसके हाथ से नवीता ने ले लिया। उस हंगामे में 3 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए। ये तीनों आश्रम से बाहर निकलने की कोशिश में कुचले गए थे। उनमें एक मर्द और 2 औरतें शामिल हैं। जख्मी होने वालों में 2 को गोलियां लगी थी जबकि कुछ दक्कम पेल में जख्मी हुए। आश्रम में लगने वाली आग पर रात गए तक काबू नहीं पाया जा सका। ख्याल है कि कुछ लोग आग में जलकर भी हलाक हुए होंगे। थाई वांग रुके बगैर कहे जा रही थी। आश्रम के बाहर कुछ गाड़ियों को भी नजरे आतिश कर दिया गया। बाज लोगों के बयान के मुताबिक आश्रम में यह हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब स्वामी रघुनाथ के चंद गुर्गों ने वहां आए हुए लोगों के चेहरों से हुड नोचने शुरू किए। उन्हें शायद कुछ खास लोगों की तलाश थी जिनके बारे में स्वामी रघुनाथ बार बार ऐलान कर रहा था कि कुछ जराइम पेशा लोग आश्रम में घुस आए हैं जो यहाँ का पुरसुकून माहौल बर्बाद कर रहे हैं। बाज लोगों का यह भी कहना है कि पिछले चंद रोज से एक और आदमी आश्रम पर काबिज था और स्वामी रघुनाथ उसके हाथों का खिलौना बना हुआ था। उसे ना तो कोई शख्स नाम से जानता है और ना चेहरे से पहचानता है। वो भी दूसरे लोगों की तरह अपना चेहरा हमेशा हुड में छुपाए रहता था। उसके गुर्गे भी अपने चेहरे हुड में छुपाए रहते। आश्रम में हंगामे और आतिशज़दगी की इतला मिलते ही पुलिस और दीगर आला हुकाम मौके पर पहुंच गए। आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। अवाम ने उस वाक़े पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। बाज़ सियासतदानों के बयानात भी अखबार में छपे हैं। उनका कहना है कि वो पहले ही हुकूमत को स्वामी रघुनाथ की नापसंदीदा सरगर्मियों से आगाह करते रहे, लेकिन अयाश हुक्मरानों ने कभी उसका नोटिस नहीं लिया, जिसका नतीजा आज इस हंगामे की सूरत में निकला है। और स्वामी रघुनाथ के बारे में कोई इतला? मैंने थाई के खामोश होने पर सवालिया निगाहों से उसे देखा। वो लापता है, थाई ने कहा। लोगों के कहने के मुताबिक वो भाषण खत्म करके आश्रम की इमारत के अंदर चला गया था। कुछ लोगों ने हंगामा शुरू होने से पहले इमारत के अंदर से शोर और गोलियां चलने की आवाजें सुनी थी। स्वामी रघुनाथ के बारे में फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि वो भी उस आग में जलकर मर गया है या फरार होने में कामयाब हो गया था। बहरहाल उसे तलाश किया जा रहा है। आला हुकाम ने यकीन दिलाया है कि इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीक की जाएगी और उसके जिम्मेदारों को सख्त तरीन सजा दी जाएगी। वो कुछ देर खामोश हुई, फिर हुक्मरानों को बेनक़्त सुनाने लगी। राशि बेज़मीर। जब हर तरफ से स्वामी और उसके आश्रम के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही थी तो किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। अब मामला हाथ से निकल गया है और कई लोग मारे गए हैं तो उन्हें कानून याद आ रहा है। थाई वांग देर तक बड़बड़ाती रही और मैं इस सूरत-ए-हाल का जायजा लेते हुए दारा के बारे में सोचता रहा। वो यकीनन पेड्रो के पास चला गया होगा। चंद रोज तक तो वो दुबका रहेगा और उसके बाद ही कोई कार्रवाई करेगा। मैं अगरचे पूरी तरह उसके खिलाफ सरगर्म नहीं हुआ था, लेकिन इक्का दुक्का जो कार्रवाइयां की थी उनसे भी उसे खासा नुकसान हुआ था। स्वामी रघुनाथ का आश्रम तो सोने की कान था। न जाने किस तरह उसने रघुनाथ को अपने कब्जे में कर लिया था। उस आश्रम से करोड़ों बात कमा सकता था और ये मुस्तकिल आमदनी थी, कभी खत्म ना होने वाली। स्वामी रघुनाथ की तरह वो भी मियाना रवि से काम लेता तो लोग खामोशी से ब्लैकमेल होते रहते, लेकिन वो शायद एक ही मर्तबा उनकी तिजोरियां खाली करवा लेना चाहता था, जिससे लोग अंदर ही अंदर उसके खिलाफ होते जा रहे थे
और फिर मैंने जल्दी पर तेल का काम किया। मैं दरहकीकत स्वामी रघुनाथ या उसके आश्रम के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता था। मैं तो सिर्फ दारा के चक्कर में वहां गया था, सिर्फ दारा को वहां से निकालना चाहता था। लेकिन लोग पहले ही से गुस्से से भरे हुए थे। उन्हें मौका मिल गया और इस तरह आश्रम की कहानी खत्म हो गई। हम लोग इस सूरत पर तबसरा करते रहे थे कि कांग भी आ गया। वो सुबह हिप लियोंग की गाड़ी लेकर चला गया था। सुबह जाने से पहले उसने जानकी देवी को जगाकर उससे हिप लियोंग के घर का पता समझ लिया था। वहाँ सब ठीक है लिटिल मास्टर, कांग ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। हिप लियोंग का फिलहाल चंद रोज तक घर से बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं। वो प्रसाद का पूरी तरह ख्याल रखे हुए है। वहाँ अगरचे उन्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन महाराज के हुक्म पर मैंने 2 लड़कों को वहाँ छोड़ दिया है। एक मकान के अंदर रहेगा और दूसरा दूर रहकर निगरानी करेगा, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो उसकी इतला दे सके। वैसे वो बंगला बिल्कुल महफूज है, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं होगी। थैंक यू कांग, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कांग थोड़ी देर बैठने के बाद चला गया। हमें फिलहाल कोई काम नहीं था, इसलिए बातों में वक्त गुजारते रहे। दोपहर का खाना खाकर मैं सो गया और जब आंख खुली तो शाम ढल रही थी। थाईवांग ने बताया कि तकरीबन आधा घंटा पहले प्रसाद का फोन आया था। उसने अपना नंबर लिखवा दिया है, वो कोई बात करना चाहता है। मैं उसके कमरे में चला गया जहाँ टेलीफोन रखा हुआ था। मैंने रिसीवर उठाकर थाई का बताया हुआ नंबर मिलाया। कॉल हिप लियोंग ने रिसीव की थी। चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद उसने रिसीवर प्रसाद को दे दिया। हेलो प्रसाद, कैसे हो? तुम्हारे पैर की तकलीफ कैसी है? मैंने पूछा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, प्रसाद ने जवाब दिया। एक अहम इतला देनी थी। कोई ख्वाब देखा है क्या? मैंने पूछा। मैंने तो कभी सोते में ख्वाब नहीं देखा, जागते में क्या देखूंगा बास, प्रसाद ने कहा। मैंने अपने एक बंदे को फोन किया था, ये इतला मुझे उसी ने दी है। कैसी इतला? मैंने पूछा। दारा पेड्रू के पास पहुंच चुका है और उन्हें शुबा है कि हम चाइना टाउन वाले उस फ्लैट में छुपे हुए हैं जो मैंने किराए पर लिया था। उसके आदमी आज रात वहां रेड करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रसाद ने कहा। बात मेरी समझ में नहीं आई, मैंने कहा। वो फ्लैट छोड़े हुए तो कई रोज हो चुके हैं, उन्हें ये शुबा कैसे हुआ कि हम वहां जा सकते हैं? वो फ्लैट है तो अभी तक मेरे नाम पर, हो सकता है उन्हें किसी तरह ये शुबा हो गया हो, प्रसाद ने कहा। ठीक है, अगर वो लोग उस फ्लैट पर रेड करने का इरादा रखते हैं तो हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है। लेकिन मैं खामोश हो गया। मेरे दिल में अचानक ही एक और ख्याल उभरा था। वो लोग उस फ्लैट पर रेड का झांसा देकर कोई और कार्रवाई तो नहीं करना चाहते थे? हो सकता है, प्रसाद ने कहा। जिस जगह मैं मौजूद हूँ उसका उन्हें पता नहीं। महाराज के जिम्नाजियम पर हमला करके वो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करेंगे और वार्ड ट्रीटमेंट का रुख करने की वो हिम्मत नहीं कर सकते। हो सकता है उनके जहन में कोई और मंसूबा हो। ठीक है, मैंने कहा। तुमने अपने आदमी को हिप लियोंग का नंबर तो नहीं दिया? नहीं बास, मैं ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकता, प्रसाद ने कहा। 1-1.5 घंटे बाद तुम दोबारा उस आदमी को फोन करके मालूम करने की कोशिश करना कि उनका असल मंसूबा क्या है, और वैसे भी कोई गैर मामूली बात महसूस करो तो मुझे इतला देना। यस बास, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही लाइन बेजान होगी। मैंने रिसीवर रख दी और कमरे में वापस आकर थाईवांग वगैरह को प्रसाद के फोन के बारे में बताने लगा। मेरे ख्याल में महाराज और मास्टर हुचन को भी ये इतला देना जरूरी था। कांग चंद लड़कों के साथ आजकल उसी बुद्ध इबादतगाह में रह रहा था। मैंने उसे बुलाकर सूरत हाल से आगाह कर दिया। ठीक है लिटिल मास्टर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं महाराज और मास्टर हुचन को इतला कर देता हूँ, तुम आराम से बैठो। मैंने अगरचे महाराज और मास्टर हुचन को इतला भेज दी थी, लेकिन मेरे दिल में एक खलश थी, ज़हन में एक खटक सी थी। न जाने मेरा ज़हन इस बात को कबूल करने को तैयार क्यों नहीं हो रहा था। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था और वो गड़बड़ क्या हो सकती थी, यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी।